बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, जो कि क्लास 9 के लिए है। चैप्टर नंबर 3 में है ये टॉपिक और हमने इसके बारे में पढ़ना है। आपने फ्रिक्शन के बारे में निचली क्लासेस में भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक ऐसा फोर्स जो अगर हम सपोज कर लें ये एक टेबल का सरफेस है और यहाँ पर मैंने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसकी मास m है, तो जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसको मूव होना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं होता अगर हमारा अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा कम हो। और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बॉडी हमारे अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स कहाँ से आता है? वो असल में इन दो बॉडीज़ के दरमियान कांटेक्ट फोर्स होती है, और इसी कांटेक्ट फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए अगर यही बात हम इंग्लिश में करें तो हम इंग्लिश में कहेंगे कि फ्रिक्शन इज़ ए फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ सिस्टम्स इन कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडीज़ या दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, ये एक सरफेस है, ये एक दूसरा सरफेस है, अगर ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट है, मतलब एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तो ये इस बॉडी पर जब ये बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये मूव नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती? वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं होती। तो ये मास अगर इस टेबल पर है और इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इसको मूव होना चाहिए, इसको मोशन में आना चाहिए, लेकिन ये मोशन में नहीं आता अगर हमारा फोर्स कुछ लिमिट के अंदर हो। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके दरमियान फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन असल में रफनेस की वजह से होती है। जब एक सरफेस वो रफ हो और दूसरे सरफेस पर वो पड़ा हुआ है तो दूसरा सरफेस भी रफ ही होता है। जो भी सरफेस हम देखते हैं वो प्योरली स्मूथ नहीं होती, हर एक सरफेस में रफनेस मौजूद होती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। अगर हम किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो वो सरफेस रफ होती है। जैसे ये यहाँ पर मुझे स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको जूम कर लूँ माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो ये इसमें रफनेस मौजूद है। इसी तरह ये जो बॉडी है ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो इसमें भी रफनेस है। तो जब इन दोनों सरफेस में रफनेस है तो ये एक दूसरे को की मोशन को अपोज करते हैं। ये बॉडी इस साइड पे नहीं चलती क्योंकि इसमें रफनेस है और उसी रफनेस की वजह से फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये उसकी डिफिनेशन हो गई और ये फोर्स है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को शो करना चाहूँ जो कि यहाँ पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स F से, स्मॉल f से रिप्रेजेंट होती है। अगर ये बॉडी दोनों स्टैटिक हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी इस बॉडी के सरफेस पर मूव कर रही है, ये मोशन में है, उस वक्त जो फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया Fs, और दूसरा स्टेट फोर्स जब ये मोशन में हो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। हमें पता है कि किसी बॉडी पर एक वक्त में कई फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अगर इसी बॉडी को मैं देखूं तो इस पर इस वक्त जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो वो कौन कौन से हैं? एक फोर्स इस मास की वेट है जो कि नीचे की जानिब है। एक फोर्स ये टेबल इस पर अप्लाई कर रहा है जो कि जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ऊपर की जानिब जो है, ये ऊपर की जानिब। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेट और नॉर्मल जो फोर्स होती है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ये टेबल उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब अगर मैं फ्रिक्शन के लिए मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहूँ
तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है। और नॉर्मल फोर्स कब ज़्यादा होगी? अगर इस मास की वेट ज़्यादा है। किसी बॉडी की वेट जितनी ज़्यादा होती है उतनी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ये बात हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं कि फ्रिक्शन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स मैंने बताया कि वो वेट के बराबर होती है। अगर यहाँ पर मैं इक्विलिटी के निशान लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट मैंने लगाना है और वो कांस्टेंट यहाँ पर हम इस तरह की एक सिंबल लिखते हैं जिसको म्यू कहते हैं, माइक्रो या म्यू कहते हैं इसको, और ये Fn अपनी जगह पर। अब मैंने कहा कि फ्रिक्शन की दो अक़साम हैं, यहाँ पर मैंने उनकी सिंबल लिखी हुई हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों को मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि फ्रिक्शन उन दो बॉडीज के दरमियान जो स्टैटिक हों या एट रेस्ट हों, और उसको हम Fs से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अभी ये इक्वेशन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लिखना चाहूँ तो अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि Fs इज इक्वल टू म्यू Fn, और ये म्यू के साथ भी मैं एस लगाऊंगा। अच्छा, इस सिंबल को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यही जनरल इक्वेशन 1 ये जनरल इक्वेशन है, अगर मैं यहाँ पर ऐसी बॉडी की फ्रिक्शन लिखना चाहूँ जो मोशन में हो, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, F K से रिप्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पर पूरा नाम लिख लेता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उस वक्त जब बॉडीज मोशन में हो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि F K से रिप्रेजेंट होता है। तो इस इक्वेशन में S की जगह अब मैं F K लिखूंगा, कि इसलिए कि ये बॉडी मूव कर रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए F K इज इक्वल टू म्यू K F N। ये दो इक्वेशंस हो गए मेरे पास फ्रिक्शन के लिए, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है एक, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। यहाँ पर जो म्यू का निशान आया है इसके साथ K लिखा है, तो इसको हम अभी कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक की जगह अब क्योंकि यहाँ पर K है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं शॉर्टली। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और वो दो बॉडीज की कांटेक्ट फोर्स की वजह से होती है। फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होती है अगर एक बॉडी की वेट ज़्यादा हो। वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, तो और उसी की वजह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यानी वेट या नॉर्मल फोर्स जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। नॉर्मल फोर्स जितना कम होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। अब अगर मैं यहाँ पर इक्विलिटी का निशान लगाऊं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे। इस कांस्टेंट को, इस सिंबल को हम म्यू कहते हैं, MEO म्यू, लेकिन यहाँ पर हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन को अगर हम स्पेसिफिक कर लें ऐसी बॉडीज के लिए जो रेस्ट में हो, तो यहाँ पर हम S लगा लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम कहेंगे अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरह अगर इस इक्वेशन को हम
काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए स्पेसिफिक करें तो यहाँ पर हम K लगा लेंगे और यहाँ पर हम S की जगह K लगा देंगे, K फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम कहेंगे इस सिंबल को कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये हर दो बॉडीज़ के लिए अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वुड पर पड़ी है, लकड़ी के ऊपर पड़ी हुई है तो उसका फ्रिक्शन कुछ और होगा। शीशा अगर शीशे के ऊपर पड़ा हुआ है तो उसका फ्रिक्शन कुछ और होगा। इसी तरह अगर रबर किसी जगह पर पड़ा हुआ है तो उसका फ्रिक्शन कुछ और होगा। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हर सरफेस के लिए अलग होती है। तो ये वेरिएबल है, हर जगह पर हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पर यह भी मेंशन करना ज़रूरी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, बड़ा ब्लॉक जो कि बहुत हैवी है, और उसको मैं धक्का दे रहा हूँ, उसको मोशन में लेके आना चाहता हूँ, तो इनिशियली वो उसके लिए बहुत फोर्स रिक्वायर्ड होगी क्योंकि वो रेस्ट में है। लेकिन एक मर्तबा जब ये मोशन में आ जाए तो अब इस बार जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही फोर्स, तो उस अब उतना फोर्स उस एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। हम फोर्स कम भी कर सकते हैं, उस स्पीड के साथ वो बॉडी मूव कर रही होगी। तो इससे ये साबित होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। आई होप आपको आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर लें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।